कांग्रेस से हिसाब ले कि तुमने क्या उम्मीदवार जो है डीपीएपी में है, ये भी मालूम नहीं कि कल वो किस जमात में होंगे। उस शख्स से सवाल, अगर छात्रु तहसील बनी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बनाई, अगर मड़वा तहसील बनी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के दौर में बनी, वाड़वन तहसील बनी, हमें इसलिए वोट करेंगे क्योंकि लोग सबको आजमा चुके हैं और आजमाए हुए को दोबारा आजमाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। मैं हर इंद्रवाल के कैंडिडेट को चैलेंज करता हूं कि मेरे सामने बैठें और बताएं उनके पास क्या विजन है इंद्रवाल के लिए, वो बताएं उनके पास नौजवानों के लिए क्या है। एक डिबेट में मेरे सामने बैठे लोग हमें एक बार मौका दें, उसके बाद हिसाब हमसे मांगे। देखिए, हम इनके जाती इंटरेस्ट हैं, इनके घरेलू झगड़े हैं, इनके कारोबारी झगड़े हैं, और कारोबारी झगड़ों के लिए आप इंद्रवाल की मासूम आवाम को गुमराह करोगे। आज डुगडुगी बजाने वाले मदारी जा रहे हैं, उनसे पूछें कि तुमने क्या किया है। तुमको तो हमने इख्तियार दे दिया था, तुम्हें तो हमने ऐवान भेजा था, कभी आपने ऐवान में इंद्रवाल की बात किसी की जुबान कि कौन समूह लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे? चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार हो जो आज तक कांग्रेस या डीपीएपी के उम्मीदवार का चेला बनकर के इस इलाके में घूमता था, अब ठेकेदारी पर लड़ाई हुई तो उसकी आइडियोलॉजी अलग होगी। देखिए, आइडियोलॉजी और विजन कुछ और होता है। आपकी जाती लड़ाइयां हो सकती, आप और मैं अगर इकट्ठे कोई कारोबार कर रहे हैं, कल को आपको और मेरे बीच में हिसाब किताब को लेकर के लड़ाई होती, इसका यह मतलब है कि आपकी आइडियोलॉजी बदल गई, आप लोगों का इस्तेमाल अपने रिवेंज के लेकर, यहां बदले की भावना को लेकर लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि लोग इस बार इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इनको सबक सिखाएंगे कि भैया कल तक तो तुम लोग इकट्ठे चोली दामन का तुम्हारा साथ है, आज तुम कहते हो वो खराब शख्स था। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, यानी असेंबली के इंतखाबात जो है होने को जा रहे हैं। जैसे ही बिगुल बजा और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने, वही जम्मू कश्मीर की एक पार्टी थी जिन्होंने बाजी मार ली थी, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स के नाम जो है वो घोषित कर दिए थे कि कौन से लोग जो है वो कहां से इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी पार्टीज की अगर बात करें तो अभी तक नाम जो है वो मंजर आम पर नहीं आए हैं। वो अभी भी न जाने क्या सोच रहे हैं और क्या सोचकर जो है वो अपने कैंडिडेट्स को जो है असेंबली इंतखाबात के लिए उतारेंगे। मगर पीपुल्स डेमोक्रेटिक की बात करें तो वो लगातार अपने कैंडिडेट्स जो है वो हर जगह से उतार रहे हैं। 2 दिन पहले की अगर बात करें तो एडवोकेट शेख नासिर को जो है वो इंद्रवाल असेंबली का जो हमारा जो इंद्रवाल असेंबली जो है उस पर जो है इनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो है यहां से इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब लेना है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में। एडवोकेट शेख नासिर साहब जो हैं जो इलेक्शन लड़ने को जा रहे हैं वो सवाल कर रहे हैं। तो बाकी पार्टीज की अगर हम बात करें तो अभी तक किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो है कैंडिडेट्स के नाम, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें या डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की हम बात करें, उनके अभी तक कैंडिडेट जो है वो मंजर आम पर नहीं है। किश्तवाड़ जिले की अगर बात करें तो यहां पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ यहां पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तीनों जो हमारी असेंबली है, किश्तवाड़, पाडर और नागसिनी, इन तीनों असेंबली के अंदर जो है इन्होंने अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो उतारे, उनके नाम जो है वो आ गए हैं और तैयारियां कर रहे हैं। और वहीं किश्तवाड़ असेंबली के जो हमारे जो इंद्रवाल असेंबली की बात करें तो एडवोकेट शेख नासिर जो है वहाँ से इंतखाबात लड़ेंगे। नासिर साहब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कुछ अहम सवाल इनसे जानने की कोशिश करने और उन सवालों के जवाब भी लेने की कोशिश करूंगा। सर, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अव्वल से ही बाजी मारी है। जैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर बिगुल बजा और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने कैंडिडेट जो है उतारने शुरू कर दिए थे। आपका नाम भी इस फहरिस्त में है, क्या कुछ बताएंगे इसको लेकर? देखिए, जैसे इलेक्शंस का ऐलान हुआ जी, तो ये बात दुरुस्त है कि सबसे पहले पीडीपी ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो जारी की है। उसकी वजह यह है कि हमारी पार्टी के पास एक क्लियर विजन है। हमारी पार्टी में कोई खींचातान नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं कि कई दिन से जो दीगर सियासी जमातें हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है या बीजेपी है, उनके बीच में कैंडिडेट्स को लेकर के आपसी टकराव जारी है। कभी किसी का नाम किसी हल्के से आ रहा है, कभी दूसरे का नाम आ रहा है जी। तो खुदा जाने या उन पार्टियों के अंदर बैठे जिम्मेदार लोग जान सकते हैं कि आखिर कैंडिडेट्स की जो फहरिस्त है वो सामने क्यों नहीं आ रही, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, क्या कुछ सौदाबाजी हो रही है, इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हमारी पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमारी पार्टी के पास इस तरह के कोई जो है वो अंदरूनी इख्तलाफात नहीं है। और यहाँ जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हुआ तो पार्टी ने अपनी फहरिस्त जारी कर दी कि कौन शख्स कहां से इलेक्शन में हिस्सा लेगा। वो उसके लिए जो है मैं पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे एक मौका नसीब किया कि मैं एक पिछड़े हुए
क्षेत्र को, एक पसमानदा इलाके की नुमाइंदगी कर सकूं, वहाँ के लोगों का मुस्तकबिल संवारने की कोशिश कर सकूं। नासिर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि बाकी पार्टी जो है वो अभी तक मैदान में नहीं उतरी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही वाहिद एक है जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है तैयारियों में लगी है और इलेक्शन की तैयारियां करें, जहां आपका नाम भी इंदरवाल से आया हुआ है। अभी आप इंदरवाल की जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई है कि आप इंदरवाल के अंदर जाके लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। मुझे ये बताइए, आप जो है किन मुद्दों को लेकर जो है इंदरवाल में जाकर लोगों से वोट मांगेंगे, क्या बताएंगे इसको लेकर? देखिए, जहां तक इंदरवाल हल्के की बात है, अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे बहुत सारे हैं जी, लेकिन मोटे तौर पर मैं बता दूं कि इस इंदरवाल हल्के में नौजवानों की काफी तादाद है। 30 से 40% हमारा नौजवान इस इंदरवाल हल्के में। और अलमिया ये है कि आज तक किसी ने भी नौजवानों के बारे में नहीं सोचा है। जी, आज तक किसी भी सियासी जमात या किसी भी ऐसे सियासी लीडर जिसने यहाँ से इंतखाब लड़ा हो, उसने नौजवानों के लिए कोई स्पेशल मैनिफेस्टो नहीं रखा, उसने नौजवानों के लिए कोई मंशूर नहीं बताया कि मैं यहाँ के नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए ऐसा कुछ करूँ। इस इलाके में, चूंकि अब इसमें मड़वा वाड़वन का इलाका भी जुड़ता है, इस इलाके में जो कुछ है वो कुदरत की देन है। चाहे यहाँ की जरखेज जमीन है, यहाँ की जो प्रोडक्शन है, यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिससे यहाँ के लोगों का गुजारा होता है। लेकिन किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने, जिसको यहाँ के लोगों ने एम्पावर किया है, जिसको यहाँ के लोगों ने वोट दे करके असेंबली में भेजा है कि वो उनके लिए बात करे, उनके रोशन मुस्तकबिल की सोचे, उन जो यहाँ के नौजवान हैं उनकी ज़रूरतों के, उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए काम करे, किसी ने ऐसा कोई मंसूबा नहीं बनाया। हाँ, यहाँ जो भी आज तक चुनाव में हिस्सा लेते आया है वो सिर्फ और सिर्फ एक सरमायादार रहा है, ठेकेदार रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इंदरवाल को एक इंडस्ट्री के तौर पर इन सियासी लोगों ने आज तक इस्तेमाल किया है। वो लोग आते हैं, चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो उनको 5 या 6 साल का एक वक्फा मिलता है जहां उन्होंने लोगों के काम करने थे, इलाके की तरक्की खुशहाली के बारे में सोचना था, वो उस पैसे को जो उन्हें खर्च किया था, एक तो उसको रिकवर करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लांट्स डालते हैं। अगर आप बगैर नाम लिए, अगर आप माजी में देखें कि किस किस शख्स ने जो यहाँ चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद उसने इंडस्ट्रीज लगाई, किसी कोई क्रशर लगा गया, कोई बड़े बड़े ठेके ले रहा है, कोई प्लांट्स डाल रहा है, तो कुल मिलाकर के इंदरवाल को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस अपना प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि हम नौजवानों की बात करेंगे, हम इस इलाके में लोगों की तरक्की और खुशहाली की बात करेंगे, और हम चाहेंगे कि यहाँ रोजगार के वसाइल खुलें, यहाँ का नौजवान दरबदर न हो, और एक विजन के साथ नई सोच है। हम नौजवानों को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, नौजवानों की ज़रूरतों को समझ सकते हैं, उनके सपनों को समझ सकते हैं, उनके लेकर मैदान में उतरेंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो हालात हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, जो हालात बने हुए हैं, हम लोग अपनी शनाख्त खो चुके हैं। जम्मू कश्मीर से शनाख्त छीनी गई है, और अब ऐसा वक्त आ रहा है कि अब आप इंसान की खुद की शनाख्त जो है वो खोने जा रही है। उस शनाख्त को बचाना है, उसे रेस्टोर करना है, इंसानों की इज्जत को रेस्टोर करना है। जो आजकल माहौल आप देख रहे हैं कि नौजवान के साथ किस तरह के हालात जो है दरपेश हैं, यहाँ के गरीब के साथ किस तरह के हालात दरपेश हैं, उन हालात को सुधारने की कोशिश करेंगे और यही मैनिफेस्टो लेकर के हम जाएंगे। उसके अलावा हमारी पार्टी का एक क्लियर मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो जैसे मंजर आम पर आएगा, लेकिन स्पेसिफिक इंदरवाल को लेकर के जो मेरा मैनिफेस्टो रहेगा वो दो ही मेन जो है मेरे जो मुद्दे रहेंगे। एक नौजवानों का मुद्दा रहेगा, नौजवानों के मुस्तकबिल का मुद्दा रहेगा, और एक इस इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनकी खोई हुई शनाख्त को रेस्टोर करने का मुद्दा रहेगा। क्योंकि यहाँ के लोगों को खरीद फरोख्त की चीजें समझी गई हैं, उनकी किसी ने इज्जत नहीं की है। ये कहा गया है कि ठीक है जी, इनको आकर के पैसे बांटने हैं, उसके बाद ये लोग वोट करेंगे और हम 6 साल जो है वहाँ बैठ करके राज करेंगे, फिर 6 साल के बाद आएंगे। तो यहाँ के लोगों की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, उनकी इज्जत किसी ने नहीं की। हम लोगों की इज्जत करेंगे, और लोगों की इज्जत की बहाली के साथ साथ उन्हें हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप अशरफुल मखलूकात हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं। आपकी कीमत कोई 5 या 10 हज़ार रुपये क्या लगे, आप तो अनमोल हैं। आप अपनी कीमत को जानिए। और ये जो सौदागर आए हुए हैं, जो आप मंडी सजाएंगे, अगर आप बिकने के लिए तैयार हो, अगर आप इनके हाथों बिकने के लिए तैयार, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो, आपका वकार बुलंद हो, आपके इलाके की तरक्की हो, आपके नौजवानों का रोशन मुस्तकबिल हो, तो आप हमारे साथ चलिए, हमें साथ दीजिए। बदलाव बहुत जरूरी है, जब तक बदलाव नहीं होगा हालात नहीं बदलेंगे। नासिर साहब, आपने कहा, बिल्कुल आप यूथ की बात करते हैं, यूथ जो है सो बेरोजगार है उनकी बात करते हैं, और मैनिफेस्टो आपने कहा कि जो यहाँ शिनाख्त जम्मू कश्मीर की जो छीनी गई है उस पर आप बात करेंगे। आप देखते हैं कि जिस असेंबली सेगमेंट से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जो हमारा इंदरवाल का इलाका पड़ता है, वहाँ सिर्फ न सिर्फ PDP इलेक्शन लड़ रही है, बल्कि आपके अपोजिशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी होगी,
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी भी होगी, कांग्रेस पार्टी भी होगी। लोग पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ही वोट क्यों करेंगे? उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हैं, बड़े दिग्गज नेता उतरे हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो लीडर हैं वो 3 बार वहाँ से जीत चुके हैं, और भी लोग जो है सरमादार लोग जो हैं वो वहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लोग जो है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ही वोट क्यों करेंगे? पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इंद्रवाल में कंट्रीब्यूशन क्या है? अभी तक देखा जाए तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई कंट्रीब्यूशन इंद्रवाल के लोगों के लिए है या कोई खास काम किया हो तो वो लोग जो है वो पीडीपी को वोट क्यों करें? देखिए, लोग हमें वोट क्यों करेंगे और लोग जो दीगर जमातें उनको वोट क्यों ना करें, बहुत अच्छी बात है। और इसका बहुत मुख्तसर जवाब है जी कि इंदरवाल हल्के के लोगों ने सबको आजमाया है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी अरसे तक जो है बरसरे इक़्तिदार रही है, चाहे गुलाम मोहम्मद बदरवाही साहब रहे, चाहे काजी जलालुद्दीन साहब रहे। उसके बाद कांग्रेस यहाँ पिछले 6 टर्म से बरसरे इक़्तिदार रही। गुलाम मोहम्मद सरूड़ी साहब यहाँ के लगातार 3 बार विधायक रहे। बिल्कुल। तो उसके बाद अगर हम पार्लियामेंट इंतखाबात की बात करें तो यहाँ से पिछले 2 बार लगातार इसी क्षेत्र का जो उधमपुर पार्लियामानी हल्का उसी का इंदरवाल एक हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ से रही। तो अगर हम सवाल या हिसाब किताब की बात करें तो हमें लोगों को चाहिए कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस से हिसाब किताब ले। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहे कि तुमने यहाँ 30 साल हुकूमत की है, तुमने 30 साल इस हल्के की नुमाइंदगी की है, इन 30 सालों में तुमने क्या किया? वो कांग्रेस से हिसाब ले कि तुमने कांग्रेस, बल्कि अब उनके उम्मीदवार जो है डीपीएपी में है, ये भी मालूम नहीं कि कल वो किस जमात में होंगे। उस शख्स से सवाल करें कि 18 साल तुमको हमने एक तख्त पर बिठाया था, 18 साल जब तुम जवान थे, जब तुम्हें जोश था, तब हमारा कुछ नहीं कर सके। अब तुम तो बुजुर्ग हो चुके हो, अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है, अब तुम क्या करोगे? उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि तुम्हें हमने 2 बार पार्लियामेंट के लिए जो यहाँ से वोट दिए हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया? हमारी बारी तो बाद में आती है, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन आप ये करें हमें लोग क्यों वोट करेंगे? लोग हमें इसलिए वोट करेंगे क्योंकि लोग सबको आजमा चुके हैं, और आजमाए हुए को दोबारा आजमाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसलिए ये लोग परख चुके हैं, इनको जिनकी आपने बात की, इनको परख चुके हैं। वाहिद एक पीडीपी है जिसको अभी तक यहाँ के लोगों ने चुन करके नहीं भेजा है। हम तो लोगों के पास यही जाकर के कहेंगे एक बार आप हमें मौका दीजिए, उसके बाद 6 साल तो बहुत दूर की बात है, 6 महीने के बाद हम आपको हिसाब देंगे कि जो पिछले 70 सालों में यहाँ नहीं हुआ हम 6 महीने में करके दिखाएंगे, क्योंकि हम एक विजन के साथ मैदान में आ रहे हैं। मुझे कोई ठेकेदारी नहीं करनी है, न मुझे कोई सरमाया इकट्ठा करना है, न मेरी कोई इंडस्ट्री है, न मेरे कोई क्रशर प्लांट्स है, न मुझे किसी को रोजगार दिलाना है अपने घर के या अपने रिश्तेदारों को। हम सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क के जज्बे से मैदान में उतरे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि लोग हमें एक बार मौका दें, उसके बाद हिसाब हमसे मांगे। देखिए, हम हमसाये के घर में कोई ऑफिसर बनता है तो हम घर वाले ये तो नहीं कहेंगे कि वो लाके तनख्वाह हमें दे देगा, उसने अपना ही क्षेत्र देखना है। जो लोग वहां चुन के गए हैं आज तक, उनसे हिसाब लिया जाए तो बेहतर रहेगा। जहां तक कंट्रीब्यूशन की बात है, देखिए जब 2002 में पहली बार पीडीपी की सरकार बनी, इंदरवाल हल्का ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, जो जम्मू कश्मीर में उसके हालात थे, यहाँ किसी बुजुर्ग की इज्जत महफूज नहीं थी, यहाँ किसी खातून की इज्जत महफूज नहीं थी। हालात इस तरह थे, आम आदमी 2 तरफ की बंदूकों के बीच में जकड़ा हुआ था। आपको यहाँ से छात्रों जाने से तक 4 जगह गाड़ी से नीचे उतारा जाता था, आपकी पगड़ियां उछाली जाती थी, आपको शनाख्ती कार्ड न होने पर भी पीटा जाता था, आपके घरों में हर तीसरे दिन यहाँ सर्च ऑपरेशन होते थे जिनको जो है क्रैकडाउन कहा जाता था, आपके कदम कदम पर एसओजी होती थी। वो किसने खत्म की? क्या वो पीडीपी ने खत्म नहीं की? क्या वो इंदरवाल के लोगों को वो राहत नहीं मिली जिस तरह बाकी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के लोगों को राहत नहीं मिली? इंदरवाल में इस बार मड़वा वाड़न का इलाका जुड़ा है। मड़वा वाड़न के लोग सड़क के लिए तरस रहे थे। अभी तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी जमातें बरसर इक़्तिदार रही, जो दक्षिण से उनको सड़क का ख्वाब दिखाते रहे, 70 साल गुजर गए, आपकी 70 किलोमीटर की सड़क नहीं बनी। वो वाहिद और वाहिद लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे जिन्होंने इक़्तिदार संभालते ही मड़वा वार्डन को सड़क के राब्ते के साथ जोड़ा। आज वहाँ सड़कें हैं, आज वहाँ मुलाजिम जाता है, आज वहाँ डॉक्टर्स जाते। क्या ये कंट्रीब्यूशन इंदरवाल के लिए पीडीपी की नहीं? हालांकि पीडीपी को इंदरवाल ने अभी तक कुछ नहीं दिया है, कोई यहाँ से चुनकर नहीं भेजा, उसके बावजूद हमारी कंट्रीब्यूशन है। हम तो साफ ये कहते हैं कि जब किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी मुफ्ती साहब के दौर में, तो उसके बाद आप मुगल मैदान हो, छात्रु हो, मड़वा वाड़वन हो, वहाँ छोटे मोटे जो टूरिज्म को लेकर के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। तहसीलें नई क्रिएट किसने की? अगर छात्रु तहसील बनी, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बनाई। अगर मड़वा तहसील बनी, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के दौर में बनी। वाड़वन तहसील बनी। आप कहते हैं कंट्रीब्यूशन? मैं तो ये दावा करता हूं कि पीडीपी ने बगैर यहां से वोट लिए,
बगैर यहाँ के लोगों का एहसान लिए वो कंट्रीब्यूशन इस खित्ते को दिया है जो किसी दूसरी जमात ने नहीं दिया। अगर मौका मिले तो जाहिर सी बात है इससे कई गुना ज्यादा हम करके दिखाएंगे। आज लोगों के पास वक्त है, वो जो इनके पास आज डुगडुगी बजाने वाले मदारी जा रहे हैं उनसे पूछें कि तुमने क्या किया है। तुमको तो हमने इख्तिदार दे दिया था, तुम्हें तो हमने ऐवान भेजा था। कभी आपने ऐवान में इंदरवाल की बात किसी की जुबान से सुनी? कभी नहीं सुनी। वहां पर जाती मसाइल उन लोगों ने उभारे और मैं तो हैरान हूं कि कौन सा मुंह लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार हो जो आज तक कांग्रेस या डीपीएपी के उम्मीदवार का चेला बनकर के इस इलाके में घूमता था, अब ठेकेदारी पर लड़ाई हुई तो उसकी आइडियोलॉजी अलग होगी। लेकिन आइडियोलॉजी और विजन कुछ और होता है। आपकी जाती लड़ाइयां हो सकती, आप और मैं अगर इकट्ठे कोई कारोबार कर रहे हैं, कल को आपको और मेरे बीच में हिसाब किताब को लेकर के लड़ाई होती, इसका यह मतलब है कि आपकी आइडियोलॉजी बदल गई, आप लोगों का इस्तेमाल अपने रिवेंज के लेकर। यहां बदले की भावना को लेकर लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि लोग इस बार इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इनको सबक सिखाएंगे कि भैया कल तक तो तुम लोग इकट्ठे चोली दामन का तुम्हारा साथ था, आज तुम कहते हो वो खराब शख्स था। अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रपोज कैंडिडेट है वो आज अगर डीपीएपी के कैंडिडेट के लिए कह रहा है कि वो खराब शख्स था, तुम 12 साल उसका झोला उठा करके उसके पीछे क्या कर रहे थे जी? तुम बेवकूफ थे। आज अगर डीपीएपी वाला कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला उम्मीदवार जो है वो ठीक आदमी नहीं है, तो तुमने आज तक उसको अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठा करके इलाकों में क्यों घुमाया? अरे भैया, इनके जाती इंटरेस्ट हैं, इनके घरेलू झगड़े हैं, इनके कारोबारी झगड़े हैं, और कारोबारी झगड़ों के लिए आप इंदरवाल की मासूम आवाम को गुमराह करोगे। आज कहोगे हमारा नेता बस ये है वो है। इनके पास विजन क्या है? आपस की लड़ाई एक तरफ, सरमाया इनका एक तरफ रख करके इनको कहो कि आपके पास विजन क्या है। मैं हर इंदरवाल के कैंडिडेट को चैलेंज करता हूं कि मेरे सामने बैठें और बताएं उनके पास क्या विजन है इंदरवाल के लिए, वो बताएं उनके पास नौजवानों के लिए क्या है। एक डिबेट में मेरे सामने बैठे, अगर वो मुझे सेटिस्फाई कर सकते हैं तो इसका मतलब वो आवाम को सेटिस्फाई करने के काबिल हैं। और मैं यकीन दिलाता हूं अगर वो मेरे सामने बैठ करके अपना विजन, अपना मैनिफेस्टो इंदरवाल के नौजवानों के लिए वाजा करेंगे, मैं उनको वोट करूंगा। लेकिन ऐसा उनके पास नहीं है। जाके कहिए उनको, अगर उन्हें जरूरत है तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, वहां बैठकर बात करेंगे। तो ये तो जाहिर सी बात है, कंट्रीब्यूशन तो हमने की है, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन दुगनी चुगनी हो सकती है अगर एक बार हमें जो यहाँ के लोग मौका दें। नाथ साहब, आपने बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इस वक्त अभी तक तो दावेदारी में है कि जो वहाँ से इंदरवाल से इलेक्शन लड़ेंगे, एक वीडियो जो है वो वायरल हो जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ वो बताता है कि डंडे लेकर जो है, अब जो यहाँ लोगों को बता रहा था, किसी पार्टी फंक्शन में बता रहा था कि डंडे लेकर जो है आप खड़े हो जाइए। क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी में रहकर जो है वो लोगों को वोट कॉस्ट करने के बजाय, लोगों के डेवलपमेंट के बारे में बात करने के बजाय वो लोगों को गुंडागर्दी की तरफ मोड़ रहा है? क्या आपको नहीं लगता वो जो पार्टी, जिस पार्टी की वो बात कर रहा है, क्या आपको नहीं लगता वो गुंडागर्दी करने जो लोगों की बात करनी चाहते, बल्कि उसके बरअक्स वो जो है गुंडागर्दी पर कर रहे हैं? क्या बताएंगे इसको लेकर? देखिए, चुनाव जो है एक जमहूरी तर्ज से होना चाहिए, और जमहूरियत की जो बुनियाद है वो चुनाव है जी। लोगों को एक मौका दिया जाता है कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना लीडर चुनिए जी। मैं इस बात पर आने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि लोगों को जज बनाया जाता है, जजमेंट करने का मौका दिया जाता है। उनके पास 4 या 5 उम्मीदवार होते हैं, उनको कहा जाता है कि आप इनमें से कोई एक उम्मीदवार चुनिए जो इस लायक हो कि वो आपकी नुमाइंदगी कर सके, वो आपका लीडर हो, वो आपकी आवाज ऐवान तक पहुंचाए। और लोग उस वक्त जज होते हैं, और जज का जो फैसला होता है वो बहुत ही नाजुक फैसला होता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी होती है कि उन्होंने वो फैसला सच्चाई पे करना होता है, ईमानदारी से करना होता है। अगर लोग फैसला गलत करें, उन्हें मालूम है कि फला आदमी जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन उसने मुझे 10,000 रुपये दिए हैं या उसने मुझे घर में 2 पाइपें पहुंचाई हैं, तो ये तो ठीक है, ये नुमाइंदगी के लायक है, विजन है, पढ़ा लिखा है, नौजवान है जो है। लेकिन क्या करूं, मुझे 5,000 रुपये मिले हैं, तो वो उसको वोट करता है। इसका मतलब उसने रिश्वत खाई है, उसने ईमान बेचा और उसने गलत फैसला दिया। इसकी पूछ अल्लाह ताला के पास होगी कि तुम्हें मैंने मौका दिया था फैसला करने का जी, तो तुमने गलत फैसला किया। गलत फैसला करना तो बहुत बड़ा गुनाह होता है। और फिर अगर लोग ऐसा फैसला कर जाएं और फिर वो रोते रहें, तो मुझे नहीं लगता कि उस आवाज में कोई सुनवाई हो सकती है जब आप फैसला ही गलत करेंगे। लेकिन जहां तक आपने कहा कि गुंडागर्दी, देखिए जिसके पास जो चीज है वही चीज लेकर के लोगों के बीच में जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, हमारे पास मैनिफेस्टो है, हमारे पास विजन है, हमारे पास एक रोड मैप है जी।
हमारे पास एक लाहेअमल है कि हम इंदरवाल हल्के की तरक्की, खुशहाली, वहाँ भाईचारा, अमन, उसको कैसे आगे हम लेके जाएं और नौजवानों के लिए क्या करें। जी हमारे पास दौलत नहीं है, न कोई गलीज प्रोपेगेंडा है जी। जिसमें हम लोगों को झांसे में लाएं जी। या पैसे दें, न हम गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। जिसके पास जो है वो वही लेके जाएगा। अगर उसके पास यही है, गुंडागर्दी है, पैसे, वो उसी के बल पर चले। लोग फैसला करेंगे कि लोग गुंडागर्दी को या पैसे को सपोर्ट करते हैं, या लोग इस पिछले माजी को देखकर एक विजन और एक नई सोच को लेकर के करेंगे। तो मैं तो इसमें कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो यही कहूंगा जिसके पास जो सामान है वही लेकर लोगों के बीच में जाके बेचेगा। वो गुंडागर्दी, डंडा, तलवारें, पैसे को लेकर के जाएंगे। हम एक सोच लेकर के जाएंगे, एक इरादे और एक अच्छी नीयत से जाएंगे। सर, लास्ट पे एक और आखिरी सवाल आपसे रहेगा। जाते जाते ये सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जिस असेंबली सेगमेंट से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं इंदरवाल, आप भी नौजवान हैं, लोगों की बात ज़्यादा समझ आती है, और खासकर जिस पेशे की मैं बात करता हूँ, हमेशा एडवोकेट की हैसियत से आपने बहुत काम किया, सहाफ़त में आपका बहुत बड़ा नाम है। इलेक्शंस के लिए उतर आए हैं और आप असेंबली, जो किश्तवाड़ का असेंबली जो हमारा इंदरवाल का पड़ता है, जहाँ आप लोग कहते हैं कि ये बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, उन लोगों से क्या कुछ अपील रहेगी, क्योंकि इस बार जो है मड़वा वोड़वन भी इस सेगमेंट के साथ जोड़ा गया है, उन लोगों के लिए क्या कुछ अपील रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, मैंने शुरुआत में कहा कि मैं इस हल्का इंतखाब इंदरवाल के तमाम लोगों से, बिलखुसूस नौजवानों से मेरी एक ही दरख्वास्त रहेगी कि आपको एक मौका मिला है, और ये मौका एक लंबे वक्त के बाद मिला है। 10 साल के बाद यहाँ चुनाव हो रहे हैं, आपको एक मौका मिला है फैसला करने का। आपको जज बनाया गया है। खुदारा फैसला सच्चाई पर करें, ईमानदारी से करें। ऐसे आदमी को चुनें कि जो आपको लगता है ये आपकी नुमाइंदगी के लायक है, जो आपको लगता है कि इसके पास एक विजन है, इसके पास एक रोड मैप है, ये नौजवानों के लिए बेहतर काम कर सकता है, ये इस इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए बेहतर काम कर सकता है, उसे चुनिए। वो भले मैं ना हूं, कोई और हो, लेकिन ईमानदारी से अगर आप उसको चुनते हैं तो उसी को चुनिए। आप किसी इस लालच में न जाइए कि ये आदमी मालदार है, ये सरमायादार है। किसी का सरमाया आपके काम आने वाला नहीं। अगर वो सरमाया आपके ऊपर लगाता है, उसे निकालना भी आएगा। ये ताकतवर है या ये पिछले कई सालों से इक़्तिदार में है, ये यहाँ पे जो इसी की मिल्कियत, विरासत है, ऐसा नहीं है। आप ईमानदारी से और नेकनीयती से और खुले जहन से अपने मुस्तकबिल का फैसला करें और एक मौका दें, ताकि जो कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ मैं उसको पाए तकमील तक पहुँचा सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब बात करने के लिए। ये थे एडवोकेट शेख नासिर साहब मेरे साथ बात कर रहे थे। इंदरवाल से इस बार इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात की गई। कुछ चीज़ें दोहराना चाहूँगा जो इस बीच में निकली, तो वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है, हर कोई जो है मैदान में आएगा, आज नहीं तो कल। मगर उन्होंने साथ साथ में भी कहा है कि सौदागर हमारे इन तीनों सेगमेंट्स के अंदर चलेंगे। सौदागरों के हवाले आप अपना ईमान ना बेचें, अपना ईमान को बचा कर रखें। इन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि हम आपकी रहनुमाई कर सकते हैं, अगर आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, तो आप हमें वोट कीजिएगा। साथ ही साथ में इनके साथ मैंने बहुत सारे सवाल किए। जैसे पहला सवाल था कि आप जो है इंदरवाल के अंदर जाएंगे और आपका मैनिफेस्टो क्या है, किन बातों को लेकर जो है लोगों से आप वोट मांगेंगे। इन्होंने बताया कि सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ खासकर हमारे किश्तवाड़ के अंदर यहाँ नौजवानों की बात करेंगे। इन्होंने कहा कि यहाँ पर नौजवानों की बात करना अशद ज़रूरत है, क्योंकि कहीं अरसा दराज से हम देख रहे हैं यहाँ पर जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उभर के आता है, यानी वो जीत के आता है, वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में होता है। इन्हें बताया कि ना तो हमें प्रॉपर्टी बनाने की ज़रूरत है, ना हमें किसी को मुलाजिम लगाने की ज़रूरत है। इन्हें कहा कि जब भी हम जीत कर आएंगे, जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे हाथों को मजबूत करेंगे, तो हम आने वाले कल में आपका मुस्तकबिल जो है उसको संवारने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आज यही सब बातें इनके एडवोकेट शेख नासिर साहब के साथ हुई हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे, अपना फैसला आप खुद करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।